आपके नेता साथ खड़े होने की बजाय आपके विरोध में क्यों खड़े हुए? ऐसा कालापन नहीं दिखाना चाहिए जो कि बाहर किसी को उस पर उंगली करने का मौका मिले। बहुत से ऐसे लोग आपको बड़े पदों पर या बड़े ओहदों पर मिलेंगे जो उन पदों के लायक थे। इसके आधार पर आज केस झेलना पड़ रहा है। तो कहीं वही काम थे क्या? मंत्री पद से त्यागपत्र देता हूँ, सरकार नहीं। कांग्रेस में स्लीपिंग सेल्स हैं, मेरा बाल नहीं बांका कर सकते। झूठे विधायक भी बन गई बजरंगबली और मुख्यमंत्री भी बन गए बजरंग। बाहर के लोग क्या सोचते होंगे कि अरे उत्तराखंड का डीजीपी वो बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। मुझे लगता है वक्त से पहले डीजीपी बन गए शायद, ऐसा है। मनोज रावत स्वाभाविक रूप से पहले वहाँ एमएलए रहे हुए। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी हम उस शिला को ससम्मान वापस लाएंगे। उस ट्रस्ट में केदारनाथ के नाम से जो पैसा जमा हुआ है उसको केदारनाथ लाएंगे और वो केदारनाथ धाम के नाम से उस पैसे से जो जमीनें खरीदी गई उसको भी बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को दिलाएंगे। इतना आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बार कांग्रेस की सरकार लाएं और वो तथाकथित वीआईपी ना अगर सलाखों के पीछे हो तो तब बताइएगा। मूल मुद्दा है मूल निवास को लेकर। गणेश गोदियाल जो एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने ऐसे गांवों के दौरे किए हैं जहां अभी तक कोई नेता पहुंचा नहीं है। अब गणेश गोदियाल कैसे पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां कोई नेता नहीं पहुंचे, आप लगातार पहुंच रहे हैं, वजह क्या है? मेरा शौक है कि उत्तराखंड के उन अनजान किनारों को भी मैं जाकर नमन कर सकूं जहां कोई नहीं पहुंचा है। ये मेरा शौक है, मेरा सगल है। और जिन रास्तों से मैं उन गांवों तक पहुंचा हूं वो रास्ते उत्तराखंड की राजनीति के और उत्तराखंड के सामाजिक क्षेत्र की पाठशालाएं हैं। और उन रास्तों में जिस श्रम के साथ व्यक्ति पैदल होकर पार करता है उन रास्तों को, जिस जो मेहनत करता है, वो पाठ हैं, वो लेसन हैं। और जब आदमी उन लेसनों को पढ़कर वहाँ तक पहुँचता है तो ज़िंदगी भर वो लेसन उसे याद रहते हैं। तो मैं उस पाठशाला का छात्र हूँ और उस पाठशाला पर निरंतर चलने की कोशिश करता हूँ, उस रास्ते पर। उस पाठशाला में निरंतर पाठ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तो मैं कुछ ही गाँव गया। आप बताइए, कुदरत ने हमें इतना बड़ा तोहफ़ा दे रखा है कि लोग लाखों रुपए खर्च करके वहाँ आते हैं, ट्रैकिंग में आते हैं, घूमने आते हैं, उन गाँवों को देखने आते हैं। हमें कुदरत ने मुफ्त में दिया है। लोग ऊपर से हम पर कृपा करते हैं कि हमारी इज्जत खातिर अलग से करते हैं। तो मुझे तो आनंद आता है इन चीज़ों में। इसको सिर्फ राजनीति से ही नहीं देखा जाना चाहिए कि मैं राजनीतिक मकसद से वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो मेरा वहाँ जाने का मकसद राजनीति भी है। ऐसा नहीं कि बिना राजनीति के मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन राजनीति के अलावा जो वहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी होनी है, वहाँ के सामाजिक ढांचे को लेकर जो जानकारियाँ होनी है, वहाँ की दिक्कतों को लेकर जो जानकारियाँ मिलनी चाहिए, वो हमारे पास वक्त है कि हम उन जानकारियों को इकट्ठा करें। और मैंने कहा कि ये राजनीतिक पाठशाला भी है। पर जिन रास्तों से आप उन गांवों में पहुंच रहे हैं वो रास्ते थोड़ा पथरीले हैं। बेशक जिंदगी में प्रत्येक मंजिल के रास्ते पथरीले होते हैं। 1% लोग होते होंगे जिनको भाग्य से सब कुछ मिल गया। जैसे आजकल के दौर में आप देख रहे हैं, हमारे विपक्ष में बहुत से ऐसे लोग आपको बड़े पदों पर या बड़े ओहदों पर मिलेंगे जो उन पदों के लायक थे ही नहीं। ऐसे बहुत कम किस्मत वाले होते हैं। अन्यथा इस संसार में सभी को उनकी मनचाहा मंजिल तक पहुंचने के लिए पथरीले रास्तों को पार करना होता है। और इस सच्चाई को मैं समझता हूं और उसको स्वीकार करता हूं। कुछ बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही है। आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद आपने बद्रीनाथ का चुनाव लड़ा। बद्रीनाथ का चुनाव ये माना जा रहा था कि आप लूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बद्रीनाथ का चुनाव आपने गेन किया। ठीक अगले दिन आप केदारनाथ पहुंच जाते हैं उसकी तैयारी को लेकर। ऐसे में आपके नेता साथ खड़े होने की बजाय आपके विरोध में क्यों खड़े हुए? आपने 2-3 बातें एक साथ कह दी। मैं सिलसिलेवार आपको इसको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि बद्रीनाथ का चुनाव हम सब लोगों की, बद्रीनाथ के कार्यकर्ताओं की, उस विधानसभा क्षेत्र में उस विधानसभा के बाहर के भी कार्यकर्ताओं का जिनका वहाँ पर असर है उनकी, हमारे तमाम नेताओं के सामूहिक मेहनत का परिणाम है कि हम वहाँ अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। इसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, हम सब हैं उसमें शामिल। और स्वाभाविक रूप से करण मेहरा हमारे अध्यक्ष हैं, कैप्टन हैं, उस टीम के कैप्टन हैं, तो उनको श्रेय जाता ही है। कोई उसमें
इफ एंड बट नहीं है। मैंने वहाँ पर जिस रूप में भी कार्य किया, मैंने अपने फर्ज को पूरा निभाया। और आदमी सबसे झूठ बोल सकता है, बच सकता है, लेकिन अपने अंदर से नहीं बच सकता। तो मैंने अपनी आत्मा से जितना हो सकता था उतना किया, और मुझे सेटिस्फेक्शन है इस बात का कि मैंने चुनाव जीतने के लिए जो जो हो सकता था, जैसे हो सकता था, जो मेरे मन में आग थी उस आग को व्यक्त किया, और सब ने मेहनत की और परिणाम आपके सामने। अब दूसरी बात आपके आई केदारनाथ पर। आपने कहा कि उसके अगले दिन मैं केदारनाथ पहुंच गया। ये बात सच है कि उसके अगले दिन मैं केदारनाथ में जो एक केदारनाथ धाम दिल्ली में जो सरकार बनाने का प्रयास कर रही थी, और सरकार इस बात से बच नहीं सकती, धामी जी इस बात से बच नहीं सकते हैं कि उनका ये प्रयास नहीं था। क्योंकि केदारनाथ से शिला ले जाकर वहाँ दिल्ली में शिलान्यास करना, और केदारनाथ धाम ट्रस्ट का नाम है और वो केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उस शिलान्यास के अवसर पर ये कह रहे हैं कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे उनको यहीं पुण्य मिल जाएगा। तो मुझे इस बात को लेकर दो तकलीफ़ें थी, दो आपत्तियां थी मेरी। एक हमारी केदारनाथ में आस्था है। हम नहीं चाहते हैं कि उस दिव्य धाम की कोई फ्रेंचाइजी बने। ये फ्रेंचाइजी बनाने जैसा था। एक तो हम ये नहीं चाहते थे। दूसरा, हमारे गढ़वाल मंडल की आर्थिकी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे हजारों लोग, ये इवन हो सकता है लाखों में हो वो संख्या, जिनके परिवार, जो परिवार टोटल लगा के, मतलब उनकी संख्या लगा के अगर लाखों में होंगे वो लोग, कि जिनकी आजीविका इस यात्रा से चलती है। अब उसी को आप दिल्ली ले जा रहे हैं तो हमारे लोगों का क्या होगा, उनकी आजीविका का क्या होगा? तो ये दो प्रश्न मेरे मन में थे। 9 तारीख को मुख्यमंत्री ने ये काम किया दिल्ली में जाके, और मैंने 10 तारीख को मेरे गांव के शिवालय में, पैठानी में मेरे गांव में शिवालय है, और मैंने सांकेतिक रूप से इसके विरोध स्वरूप 1 घंटे का मौन मंदिर में जाके रखा। और उसके बाद उसके अगले दो दिन में केदारनाथ बद्रीनाथ के चुनाव का रिजल्ट का दिन था। तो फिर मैं वहाँ गया, और रिजल्ट के बाद फिर उसके तीसरे दिन मैं ऊखीमठ गया, और ऊखीमठ में हमने इसके विरोध स्वरूप एक कार्यक्रम रखा ओंकारेश्वर मंदिर में। और तब जाके लोगों को लगा कि वास्तव में ये कितनी बड़ी सरकार जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, कि हमारे रोजगार के जरिए को दिल्ली शिफ्ट करने की बात कर रही है। केदारनाथ से शिला ले जाकर दिल्ली में स्थापित करने का क्या अर्थ है? शिला मतलब पत्थर, केदारनाथ का एक पत्थर, केदारनाथ की एक शिला। लेकिन केदारनाथ की उस शिला को, अगर केदारनाथ की शिला के नाम से, पत्थर तो सब पत्थर हैं, लेकिन केदारनाथ की उस शिला को केदारनाथ शिला के नाम से दिल्ली ले जाकर मंदिर की स्थापना करने का महत्व कुछ और है। और जब हमें लगा कि हमारी आध्यात्मिक संपदा पर डाका डालने की कोशिश मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया। कल कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी पार्टी एक्सपोज हो गई है, कि आपकी पार्टी ने राजनीतिक कारणों से यात्रा निकाली। तो मैंने उन्हें एक कबीरदास का दोहा कहा जवाब में। मैंने कहा कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन भेद है, पर पानी सब में एक। अब केदारनाथ धाम मंदिर दिल्ली में सरकार मदद कर रही है बनाने में, और ऐसे में लोग उसका प्रतिरोध कर रहे हैं, तो सब अपने तरीकों से करेंगे। भावना एक है, पानी एक है उस कुएं में। कुआं कहाँ है? केदारनाथ धाम दिल्ली कुआं हो गया, उसका पानी वही है, पर सबके बर्तन अनेक अनेक तरह के। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो पॉलिटिकल तरीके से उसका विरोध करेगा। हमारे अध्यक्ष करण महाराज जी के ऊपर लोगों ने कल आक्षेप किए, लेकिन वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से ही तो उसका विरोध करेंगे। अब उसमें कोई राजनीति देखता है तो देखता रहे। गणेश गोदियाल स्वतंत्र है, तो गणेश गोदियाल मंदिर में बैठ के उसका विरोध करने लगा। कोई कुछ नहीं, मेरी आस्था को ठेस पहुंची और मेरे भविष्य को ठेस पहुंची, तो मैं उस हिसाब से उसका विरोध करने लगा। लेकिन भावना सबकी एक थी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वो इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि हम केदारनाथ के चुनाव के दृष्टिगत ये काम कर रहे हैं। अगर केदारनाथ में चुनाव नहीं हुआ होता, मुझे लगता है तब तक तो शायद तब तक तो शैला जी थी शायद। उसी दिन की बात है जिस दिन शैला जी का देहांत हुआ, उसी दिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, एक ही दिन, सेम डे है वो। पर तब तक हमारे दिमाग में ये इलेक्शन वाली कोई बात ही नहीं थी। मुझे सिर्फ ये था कि दोनों चीज़ें गलत हैं। केदारनाथ धाम की स्थापना दिल्ली में हो, ये गलत है, और
दूसरा ये गलत है कि भविष्य में हमारे जो अवसर हैं, जो संभावनाएँ हैं, उन पर आघात पहुँच रहा है। आपकी आपकी तरफ से एक प्रश्न होना चाहिए, वो ये, शायद आपको अभी ध्यान हो ना हो, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बम्बई में बद्रीनाथ मंदिर बना। सुना मैं होगा उस पे आपने। आता, लेकिन हाँ, मैं आपने उसका कहा जवाब दे दूँ? बिल्कुल झूठ है। कोई बद्रीनाथ मंदिर सरकार के या सरकार के किसी व्यक्ति के सहयोग से या प्रेज़ेंस से वहाँ नहीं बना। मैं उस समय बद्रीनाथ का अध्यक्ष था और मुझे बुलावा आया। बम्बई में वसई एक जगह है, वसई या विरार, विरार या वसई में शायद एक जगह है, जहाँ पर ये बात आई मेरे सामने उस समय कि भाई बद्रीनाथ मंदिर बन रहा है। मैंने वहाँ लोगों से कहा कि भाई बद्रीनाथ मंदिर मेरी दृष्टि में एक ही हो सकता है, 10 जगह बद्रीनाथ मंदिर नहीं हो सकते हैं। हाँ, कोई अपने हिसाब से कर रहा है काम, करे, मुझे कोई उसमें वो नहीं, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता, हम नहीं हुए शामिल। और मुझे उसके बाद 4-5 साल बाद, मतलब हो सकता है 8-10 साल बाद, वहाँ एक बार जाने का मौका मिला। वो जाने का मौका इसलिए मिला कि वो मेन मुख्य रूप से वो एक विवाह का हॉल है, मतलब सामाजिक हॉल है एक, सामाजिक जो कार्य होते हैं उसका हॉल है वो। उसके एक छोर में मंदिर भी बना है, लेकिन वो हॉल है, उसका उपयोग वहाँ के हमारे भाई लोग हॉल के रूप में करते हैं। तो एक शादी में मुझे निमंत्रण था और वो शादी वहीं अरेंज थी। तो मैं शादी में गया तो तब पता चला कि यहीं पर वो मंदिर बना रहे हैं, बन गया था। और पर मैं शादी के पर्पज़ से गया। और ठीक है, अगर हमारे वहाँ के भाइयों ने मंदिर के नाम पर वहाँ अपने लिए एक सुविधा का निर्माण किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इस तरह से नहीं किया कि उन्होंने कोई बद्रीनाथ धाम ट्रस्ट बनाया हो, वो ये कह रहे हो कि बद्रीनाथ का मंदिर अब यहीं हो गया, अब तुम्हें बद्रीनाथ जाने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो जो कृत्य मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में दिल्ली में हुआ और जो जिसकी ये बात करते हैं बद्रीनाथ मंदिर बम्बई की, ये दोनों में बड़ा फ़र्क है, कोई तुलना ही नहीं है दोनों की। गणेश गोदियाल के अलावा इस पर स्टैंड किसी ने क्यों नहीं लिया? कांग्रेस सिर्फ गणेश गोदियाल नहीं है, कांग्रेस में और भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने इस पर स्टैंड क्यों नहीं लिया और क्यों क्लियर नहीं किया इस चीज नहीं, के लिए? किसने नहीं लिया? सभी ने स्टैंड लिया। गणेश गोदियाल ने शुरुआत इसलिए की कि मैं 6.5 साल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष रहा और मैं इस बात की संवेदनशीलता को अच्छी तरह जानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का केदारनाथ से शिला ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ धाम की स्थापना करना कितना संवेदनशील है। इसकी संवेदनशीलता को शायद मैं औरों से अधिक जानता हूँ और इसलिए मैंने उसको शुरू में उस पर रिएक्शन किया। पर ऐसा नहीं है कि मेरे रिएक्शन के बाद किसी ने उस पर रिएक्शन, सबने अपने-अपने तरीके से उसका विरोध किया और उसका परिणाम भी सामने है। अगर कांग्रेस पार्टी, हम लोग अगर ये चुपचाप होने देते, रिएक्ट नहीं करते अपने-अपने तरीकों से, तो मुख्यमंत्री जी क्या, अब जो मैंने कहा कि उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करके वो मंदिर और वो धाम-वाम सब बनाना बंद कर दिया, तो क्या करते क्या? क्योंकि वो तो वहाँ उस दिन बड़ी-बड़ी बात करके आ गए थे। लेकिन जब उनको लगा कि ये तो ब्लंडर हो गया, और मैंने तो ये सुना कि दिल्ली में भी वो जिनके वो कृपाकांक्षी रहते हैं, उन्होंने उनको इस बात में खरी-खोटी सुनाई, मैंने ये सुना है। अब अंदर की बातें हैं उनकी पार्टी की, लेकिन जो उनकी पार्टी के अन्य लोग मुझे कहते हैं कि इस बारे में ये कृपादाता ने उन्हें बहुत सुनाया। तो सवाल ये है कि देखिए, इंसान से गलतियाँ होती हैं, उस गलती को अगर ये पता चल जाए कि गलती हो गई, उसको सुधार लें, तो ठीक है, अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री जी, धामी जी को ये स्वीकार करना चाहिए कि उस मामले में उनसे भूल हो गई थी और उस भूल को ठीक है उन्होंने सुधारा, बोला नहीं, बोलते तो और बड़प्पन होता कि हाँ, मेरे से भूल हुई, ये और बड़प्पन होता है। मैं अगर उस जगह पे होता और मेरे से ऐसी पहले तो होती नहीं, मेरे से ये भूल नहीं होती मेरे से, क्योंकि हम तो रात-दिन तिनका-तिनका इस रूप में देखते हैं कि कैसे भला हो सके स्टेट का। तो जो आदमी तिनका-तिनका ये जोड़ता हो कि स्टेट का भला कैसा हो, वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पर सपने देखने में भी, हम सपने भी ये देखते हैं कि स्टेट का भला कैसा हो, लोगों का भला कैसा हो। तो जो आदमी इस मन स्थिति का हो, उससे ऐसी भूल नहीं हो सकती। लेकिन खुदा ना खास, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे से हो भी जाती, तो मैं इसको भी स्वीकार करता कि ये मेरी भूल थी, गलती थी मेरी। उससे और वो और बड़प्पन कहलाता। मुख्यमंत्री जी ने वो स्वीकार नहीं किया। ये मैं समझता हूँ कि उनमें आत्मबल की कमी नज़र आई मुझे। इसको स्वीकार करने के लिए भी आत्मबल चाहिए, जो उनके अंदर नहीं दिखा। दूसरी बात है कि अब 3 चीज़ें वहाँ हैं। हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार अपने प्रभाव का प्रयोग कर इसको रुकवाया,
अब अपने उसी प्रभाव का प्रयोग करके उस शिला को एक तो वापस लाएं, क्योंकि जाने को हम भी जा सकते हैं कि लाओ, लेकिन वो एक ऑफेंस हो जाएगा कि किसी प्रॉपर्टी में घुस के हम उस शिला को वापस लेने का प्रयास करें, वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा। तो हम अपराध नहीं करना चाहते। जिस तरीके से गया सम्मान के साथ, उसी तरीके से सम्मान के साथ वापस आ जाए, या हमें वहाँ पर वो हैंड ओवर कर दें तो हम सम्मान के साथ उसे वापस लाएं। नंबर एक बात, वो हमारी आस्था है, वो हमारा विश्वास है, और वो हमारा भविष्य भी है, भविष्य की संभावनाएं हैं वो हमारी। दूसरी बात कि जो पैसा केदारनाथ धाम के नाम से उस ट्रस्ट में आया, उस पैसे को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफ़र कराया जाए। और तीसरी बात कि वो ज़मीन जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम से बनी, मैंने सुना कि इसी प्रकार सब केदारनाथ धाम के नाम से चंदा हुआ और उस चंदे के पैसे से बना, तो वो ज़मीन भी जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इसमें अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। और ये तो तय है कि ये उन्हीं के लोग थे, जो कर रहे थे उन्हीं के लोग थे। अगर उनके लोग नहीं होते तो उनके बोलने पे कैसे वो बंद कर देते मंदिर बनना। मुख्यमंत्री जी ने बरगलाने की बहुत कोशिश की, सरकार ने बरगलाने की बहुत कोशिश की, हमने एक्ट बना दिया, ये बना दिया। अब जब एक्ट बना दिया, आप बताइए मुझे, उत्तराखंड की विधानसभा में बनने वाला एक्ट उत्तराखंड की सीमाओं तक सीमित है। ट्रू। हम दिल्ली के लिए थोड़ी कानून बना सकते हैं। तो हाँ, ये विधानसभा ये कर सकती है हमारी, कि हमारी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज सकती है कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा, भारत की संसद कानून बनाए कि बद्रीनाथ केदारनाथ धामों के नाम से कोई दूसरी जगह मंदिर न बनाए। तब वो अमरेला लॉ कहलाएगा, तब वो पूरे देश पर लागू होगा। लेकिन ऐसा तो था नहीं। हम बोल रहे हैं कि हमने कानून बना दिया। झूठे, मतलब झूठी झूठ, बस झूठी झूठ। हमने जब प्रश्न किए तो उसका जवाब नहीं, फिर बोलते हैं कि कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है। तो ये प्रयास कांग्रेस का और साइमल्टेनियसली समानांतर रूप से इंडिविजुअल लोगों का प्रयास रहा, तीर्थ पुरोहितों का रहा। तीर्थ पुरोहितों ने भी इसमें साथ दिया। जब उनको बात समझ में आई कि भाई क्या हो रहा है, तो उन्होंने भी साथ दिया। और अंततोगत्वा आज हम आधा लड़ाई जीते हैं, आधी लड़ाई अभी बाकी है। और मैं आपको यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूँ, पहले तो धामी जी को लाना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रदेश में जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम उस शिला को ससम्मान वापस लाएंगे। उस ट्रस्ट में केदारनाथ के नाम से जो पैसा जमा हुआ है उसको केदारनाथ लाएंगे, और वो केदारनाथ धाम के नाम से उस पैसे से जो जमीनें खरीदी गई उसको भी बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को दिलाएंगे। ये सरकार का प्रभाव यहाँ पर काम आता है। चूंकि बात आप कर रहे थे बद्रीनाथ और केदारनाथ की, जो आस्था का विषय, इसलिए मैंने आपको बीच में टोका नहीं। जब मैंने सवाल शुरू किया आपसे, तो सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इसमें कांग्रेस के अंदर आपसी द्वंद्व को लेकर मैंने सवाल किया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से लड़ाई कर रही है। इसको लेकर आपने जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं उस समय शायद स्लिप हो गया, मैं दूसरी लाइन में चला गया। आपने ये प्रश्न किया, पर राठौर जी, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप सही हों, लेकिन मेरी नज़र में ये नहीं दिखता है। जैसे पर दुनिया की नज़र में जैसे किसी का बच्चा काला हो लेकिन उसे बहुत सुहाना लगता है, दूसरे को काला लगता है। तो आप चूंकि बाहर से देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो बड़ा सुहाना लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि हर आदमी एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ रहा है। मुझे तो तनिक भी ये एहसास नहीं है कि कौन कहाँ पर क्या कह रहा है, किसी के बारे में कुछ कह रहा है। मुझे बिल्कुल ये एहसास नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा बेटा है, इसलिए मेरे को काला भी है तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है। तो हमें फिर उस बात पर, आपकी बातों पर मनन करते हुए उस कालेपन को देखने की आवश्यकता है कि कहाँ पर है। तो जिस कालेपन का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, मैं भी उस कालेपन को खोजकर उसको गोरा बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। कैसे बनाएंगे गोरा? क्योंकि जब बात होती है आपके वरिष्ठ नेताओं को लेकर, एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 2016 की जब सरकार गई तो वे इसलिए गई क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, हमारे काम नहीं कर रहे थे। एक नेता आपके कहते हैं, जिनको आप कैप्टन बताते हैं, वो कैप्टन आपके कहते हैं कि जो कैंडिडेट हो सकते हैं हमारे केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में, वो 300 किलोमीटर क्या 200 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर भी हमारे साथ नहीं चले। वो उस बात को अपोज करते हैं कि
ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही कैंडिडेट सामने आए। आप कहते हैं कि वहां पहले दिन से ही आपने हाथ रखा हुआ है कि नहीं, जो पुराना कैंडिडेट है, जो पुराने विधायक रह चुके हैं हमारे, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। ऐसा ही आपने बद्रीनाथ में भी कहा कि जो लोकल कार्यकर्ता हैं उन्हीं को आगे मैंने बढ़ाने लोकल का कहा, मौका। हाँ। कैंडिडेट का नाम नहीं लिया, मैंने कहा लोकल लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो लोकल वहाँ पर लोग हैं उनको, उनमें से किसी को मौका मिलना चाहिए। मैंने कौन? अपना दावा खारिज किया। लोग मुझे कह रहे थे कि आप हैं क्या, आप हैं क्या? मैंने कहा मेरा दावा खारिज है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वहाँ कैंडिडेट नहीं हूँ, ये बात थी। नहीं, दावा तो आपने बद्रीनाथ में भी खारिज किया, दावा आपने जो है केदारनाथ में भी खारिज किया, लेकिन मुद्दा इस समय केदारनाथ को लेकर चल रहा है कि पूर्व में विधायक रहे मनोज रावत वहां से चुनाव लड़ें या बाकी अन्य कई सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। नाम हरक सिंह रावत का भी आ रहा है, जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी नाम बार बार आता है। वो भी इच्छा कई बार जता चुके हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? दो बातें पूछी आपने, मैंने पहली बात जहन में रखी हुई है क्योंकि उसका भी जवाब देना जरूरी है। आपने कहा कि एक बड़े नेता हैं जो ये कहते हैं कि 2016 में सरकार इसलिए गिराई गई कि जो होना चाहिए था वो नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिए गए। तो मैं ये कहता हूँ कि बड़े लोगों को बाहर सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसा कालापन नहीं दिखाना चाहिए जो कि बाहर किसी को उस पर उंगली करने का मौका मिले कि भाई ये देखो तुम्हारे अंदर काला, मतलब तुम्हारी पार्टी में यहाँ पर कालापन है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर अब किसी ने ये बात कह ही दी है कि हमें काम नहीं करने दिया गया, तो उन्हें उन बातों को बताना चाहिए फिर कि भाई कौन सा काम नहीं करने दिया गया, क्या काम थे ऐसे कि जो नहीं करने दिए गए। क्योंकि उसके बाद जो सरकार आई, उस सरकार में तमाम ऐसे काम हुए कि जिसके आधार पर आज केस झेलना पड़ रहा है। तो कहीं वही काम थे क्या? और अगर वो नहीं थे, लोकहित के काम थे, तो उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि भाई ये लोकहित के काम थे जिनको नहीं करने दिया गया। दूसरा ये होता है कि मैं अगर उस जगह पे होता तो मैं ये करता कि भाई लोकहित के काम मुझे नहीं करने दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं मंत्री पद से त्यागपत्र देता हूं, सरकार नहीं गिराऊंगा। मैं ये करता, मैं मंत्री पद से त्यागपत्र देता हूं, विधायक रहूंगा, पुरजोर विरोध करूंगा, पुरजोर अपने मांगों के लिए लड़ता रहूंगा, पर सरकार नहीं गिराऊंगा। क्योंकि सरकार करना निश्चित रूप में एक तरह से कोर्ट ने कहा, कोर्ट के हाई कोर्ट के उसमें क्या कोर्ट्स हैं वो आज भी रिकॉर्ड में हैं। तो सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। एक तो उस बात पे, दूसरा बात आपने केदारनाथ में दावेदारी पर बात कही। मैंने अपने परिप्रेक्ष्य में बात कही। जब लोग मुझे कहते हैं कि जब मैं केदारनाथ पर जाता हूँ यात्रा के, तो बतेरे लोग, होता है राजनीति में, तो बतेरे लोगों को अंदेशा होता है कि गणेश गोदियाल खाली बैठा हुआ है, तो क्या मालूम गणेश गोदियाल की भी इच्छा जगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि केदारनाथ में जो हमारे लोग हैं पार्टी के, वो सक्षम हैं, वो वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, मुझसे अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। और बाकी सब कुछ मेरे लिए है क्या? मुझे श्रीनगर से टिकट मिला, मैं कुछ 100 वोटों से हार गया, वो अलग बात है, लेकिन मुझे मिला, पार्टी ने मुझे दिया। फिर उसके बाद लोकसभा मैं नहीं, बिल्कुल मेरी तैयारी नहीं थी लोकसभा लड़ने की, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कि जिस कैंडिडेट को 5 साल तक हमने कंधों पर बिठाए रखा कि ये लड़ेंगे, एंड टाइम पे चुनाव के मतलब जिस दिन कैंडिडेट डिक्लेयर होने थे उसके 10-15 दिन पहले वो छोड़ के चले गए। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में फिर मुझे लड़ना पड़ा। चूँकि मैं जवाबदेही से हट नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको स्वीकार किया, मैं लड़ा। अब केदारनाथ की बात है तो वहाँ हमारे लोग हैं। जहाँ तक आपने कहा कि मैंने किसी पर हाथ रखा है, ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि मैं जब केदारनाथ विधानसभा के दौरे पर कुछ कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो कोई लोग मेरे साथ होते हैं। मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि मेरे साथ आओ, किसी को नहीं बोलता। लोग अपना समझते हैं कि भाई हमें जाना चाहिए तो आते हैं, और जो नहीं आते मैं उसमें नाराज़ भी नहीं होता हूँ। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, कोई नहीं आ सकता, कोई आ सकता है। तो मेरे साथ होने से किसी का टिकट फाइनल नहीं हो जाता। टिकट फाइनल होने के लिए एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाना चाहिए। और टिकट देना मेरे अधिकार क्षेत्र में न होकर पार्टी के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए जो मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, मैं उस पर बात ही नहीं करता। मेरा ज्यूरिडिक्शन जरूर इतना होगा, अगर मुझे पार्टी अलाउ करेगी, कि जब टिकट फाइनल होने की बात आएगी तो पार्टी हाईकमान, हमारी आदरणीय प्रभारी जी, हमारे अध्यक्ष जी, माननीय हमारे
और भी कोई बड़े लीडर होंगे तो वो सब मुझे अगर पूछेंगे, मेरी राय पूछेंगे तो मैं अपनी राय बताऊंगा कि ये बात है। और खुले मन से जितने भी दावेदार होंगे सबके गुण और दोषों पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं, खुले मन से। मैंने कह दिया अभी अनौपचारिक रूप से हम और आप जब बात कर रहे थे, मैंने एक बात कही, वो यहाँ भी लागू होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें सर्वगुण संपन्न हो, जो जिसमें सब कुछ हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। किसी की कुछ कमी होती है, किसी की कुछ अच्छाई होती है। तो इन सब कमी और अच्छाइयों पर प्लस और माइनस करके, जोड़ घटाना करके जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो सबका कैंडिडेट होगा। मैं अपनी बात कहूँगा अगर मुझे बुलाएंगे तो, हालांकि मैं अभी उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा, बात करूँगा और जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए काम करेंगे। हमें, हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं। पर एक जरूर एक बात है कि विपत्ति के टाइम पार्टी के साथ खड़े रहें। जब पार्टी को ये उम्मीद हो कि हमें जीतना है तो उस समय पार्टी के साथ खड़े रहें। माना मैं केदारनाथ में, मेरी प्रायोरिटी निजी रूप में, मेरी प्रायोरिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हो सकता है मेरी प्रायोरिटी, और पार्टी ने चौथे को टिकट दे दिया, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस चौथे के लिए भी उतना काम करूं जितना मैं पहले वाले के लिए करना चाह रहा था। क्योंकि वहां पर दांव उस व्यक्ति की तो लगी, उसकी तो, उसका भी जीवन दांव पे लगा है, उसका भविष्य दांव पे लगा है, लेकिन पार्टी की साख भी दांव पर लगी है, मैं ये मानता हूं। तो मुझे उतना ही प्रयास करना चाहिए। और ये सार्वजनिक रूप से आप इस इंटरव्यू को लोगों के सामने प्रसारित तो करेंगे। मैं आज लोगों के सामने इस बात को कबूल कर रहा हूं कि जिसको भी टिकट मिलेगा मैं पूरे मनोयोग से उस व्यक्ति को जिताने के लिए और पार्टी की साख को मजबूत करने के लिए पूरे मनोयोग से काम करूंगा। आप कहते हैं कि आप उस प्रोसेस से अलग हैं। हाँ। वो कहते हैं कि गणेश गोजाल भविष्य है हमारा, और केदारनाथ में जो भी चल रहा है अगर वो कर रहे हैं तो उचित है, सही है। आप कहते हैं आप प्रोसेस से बाहर हैं। वो देखिए रावत जी, मैं उनसे बहुत सीखता हूं। मैं आपको बताऊं, ये उन्होंने ऑन कैमरा कहा हाँ है। नहीं ठीक है, उन्होंने मेरे लिए कहा होगा, उनकी मुझ पर हमेशा कृपा रही है। और लेकिन वो अपने आप में पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी है। अगर शोध किया जाए, हर एक व्यक्ति में कुछ ऐसा होता है, उनमें भी कुछ ऐसा है कि वो, उन्होंने मेरे लिए कहा इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे लिए अच्छा कहा तो मैं उनको अच्छा कहूँ, ऐसा नहीं, लेकिन वो बहुत ही ग्राह्यता रखते हैं, बहुत ही गहरे राजनीति की सोच रखते हैं। उन्होंने मेरे लिए कहा होगा कि ये भविष्य हैं, तो मैं आभारी हूँ उनका। उन्होंने मेरे लिए ये कहा, ये भविष्य तय करेगा कि मैं भविष्य हूँ या नहीं हूँ। ये मेरे कुछ आने वाले समय के क्रियाकलाप तय करेंगे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। लेकिन मैं अकेला इस प्रदेश का भविष्य नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश का भविष्य हम मिलकर ऐसा बनाएं कि जिसको, जो व्यक्ति भी भविष्य बनने लायक है उसको ये शिकवा न रहे कि मैं भविष्य बन सकता था और मैं इस प्रोसेस में अलग हूँ। उनको सबको साथ लेकर मैं इस प्रदेश का भविष्य बनना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि आपने कहा कि आप पॉलिटिकल, मैंने कहा कि मैं पॉलिटिकल इस प्रोसेस में नहीं हूँ कि टिकट, मैं वाकई इस प्रोसेस में नहीं हूँ। इस प्रोसेस में हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, वो सिस्टम तय करता है कि टिकट किसको मिलेगा। लेकिन ठीक है, मैं चूँकि 6 महीने प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और बद्री केदार नाथ में मंदिर समिति का 6.5 साल अध्यक्ष रहा हूँ, उस नाते बोल लीजिए, या लोगों में मेरी जो सक्रियता है उसके आधार पर कह लीजिए, मुझे ये उम्मीद है कि मुझे बोलेंगे, बुलाएंगे, बैठ के बात करेंगे कि भाई क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उसके बाद मैं उस प्रोसेस का हिस्सा बन सकता हूँ। आज मैं उस प्रोसेस का हिस्सा बिल्कुल नहीं हूँ। और आपको मैं एक बात बता दूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैंने अपने अनऑफिशियली जितने भी लोग हैं उनसे ये बात कही है कि अगर आपको किसी पर भी कोई शंका है तो तटस्थ भाव से जितने संभावित उम्मीदवार हैं उनका एक कोई सर्वे करा लीजिए, पर पता न चले लोगों को कि सर्वे हो रहा है, और उसको सर्वे करा लीजिए कि इनमें से कौन ठीक रहेगा। और आपके पास जो आएगा उसको भी ईमानदारी से सबको बताइए कि भाई ये है, उस पर खुले मन से चर्चा की जा सकती है। तो अब आपने एक नाम लिया कि आपने किसी पर हाथ रखा है, मैंने किसी पे हाथ नहीं रखा। मैंने ये कहा कि मैं अलग हूँ और केदारनाथ के जो लोग हैं वो इसके लिए वहाँ के कार्यकर्ता जो है मेरे से ज़्यादा बेहतर हैं। पर आपका इशारा मनोज रावत जी की तरफ था। मनोज रावत स्वाभाविक रूप से पहले वहाँ एमएलए रहे हुए हैं, एमएलए रहे हैं तो वो उस क्षेत्र में उनको
सभी जानते हैं, अन्यों को भी सभी जानते हैं, लेकिन चूंकि वो वहाँ एमएलए रहे हुए हैं तो एक उनको एज तो जाता ही है कि भाई लोगों में ज़्यादा उनकी वो है कि भाई एमएलए रहे हैं, मतलब एक संभावना लोगों को ज़्यादा लगती है, वो एक्टिव भी हैं, तो इसलिए वो स्वाभाविक बात है। लेकिन मेरी तरफ से किसी को कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई तुम कैंडिडेट हो। क्यों कि गणेश गोदियाल जिस दिन ये कर देगा कि तुम कैंडिडेट हो, उस दिन वो कैंडिडेट मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो जाएगा, और मैं किसी को कमज़ोर नहीं करना चाहता। आपके कुछ समय पहले के एक बयान ने सनसनी फैला दी थी। मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि आप केदारनाथ वाले क्षेत्र में थे। आपने भरी पब्लिक के सामने, काफ़ी नेता वहाँ मौजूद थे, और आपने उनके सामने कहा था कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी के एजेंट हैं, कुछ कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं और कुछ बीजेपी में चले गए। क्या था मामला वो पूरा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि ईडी का घेराव था, मतलब वो प्रोग्राम ये था कि ईडी दफ्तर ईडी का घेराव था या गणेश गोदियाल का घेराव गणेश गोदियाल के साथ के लोग कर रहे थे? नहीं नहीं, मेरे साथ का कोई मेरा घेराव नहीं कर रहा था, ईडी दफ्तर का घेराव था। ईडी जिस प्रकार से कांग्रेस के और विपक्ष के तमाम नेताओं को परेशान करके बीजेपी के पक्ष में हो जाओ या बीजेपी के लिए काम करो, इस पर जो हमारा ईडी पर आरोप है उसके उसके वजह से घेराव था, घेराव का कार्यक्रम था। और मुझे उस दिन हमारे एक नेता का भाषण ये याद आया कि कांग्रेस में स्लीपिंग सेल्स हैं, एक ये भाषण मुझे याद आया। तो मैंने उस बात को ईडी की तरफ मोड़ा कि ये झगड़े पार्टी के अंदर ना हो, ये झगड़े हम ईडी की तरफ, ये बंदूक हम ईडी की तरफ ताने। तो मैंने ये कहा कि भाई ईडी पहले तो ये दबाव बनाता था नेताओं पर कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, अब ईडी ने एक नया वेरिएंट तैयार कर दिया कि तुम कांग्रेस में ही रहो लेकिन वहां से रह के बीजेपी के लिए काम करो। तो हाईकमान को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन है। जो हमारे एक नेता ने कहा था कि स्लीपिंग सेल्स या क्या सेल्स बोला था, वो या फिर ईडी के द्वारा ऐसे कौन से वेरिएंट बनाए गए हैं कि जो यहाँ रहकर वहाँ के लिए काम करें, बीजेपी के लिए काम करें, ये मैंने कहा था। तो मुझे किसी ने नहीं घेरा और न मैंने किसी को घेरा, पर ये जरूर है कि डर से काम नहीं चलेगा नेताओं को। अभी मैं लोकसभा लड़ रहा था, मुझ पर तमाम नोटिस आ गए, ये डिपार्टमेंट की नोटिस, वो डिपार्टमेंट की नोटिस। क्या हुआ? मेरा बाल नहीं बांका कर सकते। क्यों? कि मैंने भाई कुछ गलत किया ही नहीं। मुझे पूरा मैं नहीं गया। मैंने वहाँ एक पत्र भेजा, मैंने पत्र भेजा कि अनाप शनाप नोटिस कि जो काम मैंने किए ही नहीं है, मेरा टर्नओवर उतना है ही नहीं, मेरे पे थोप दिया गया कि तुम्हारा इतना टर्नओवर है ही नहीं, क्या कर लोगे तुम। मैंने एक पत्र भेजा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है उसको किसी दूसरे चीज़ों में जानबूझकर न फंसाया जाए, मतलब गलत है ऐसा। मैंने उसका हवाला देते हुए, कोई कोर्ट का वर्डिक्ट है उसका हवाला देते हुए ये कहा कि मैं 4 जून के बाद जब फ्री होऊंगा तब आपसे संपर्क करूंगा। लेकिन उन्होंने अप्रैल 31 तारीख को ही जो है एक्स पार्टी ऑर्डर निकाल दिया, क्योंकि वो भी दबाव में रहे होंगे। वो जहाँ से उनको डायरेक्शन थे कि भाई इसको उलझाना है, वहाँ से वो दबाव में थे, तो मुझे मौका नहीं दिया गया और एक तरफा ऑर्डर कर दिया गया। मैं फिर कोर्ट चला गया। मुझे मालूम है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। और अगर गलत हुआ भी है कहीं पे, तो उसका मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, हिम्मत से उसका मुकाबला करिए अगर गलत हुआ भी है तो। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है कि हम डर जाएं और डर के पार्टी को नुकसान पहुंचे, ये उचित नहीं है। माना होता है ना, अभी केजरीवाल एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, और उन्होंने पद छोड़ दिया ना, किसी दूसरे को बना दिया, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो अपने केस का मुकाबला करेंगे और उसके बाद जब ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर दोबारा बन सकते हैं। तो होना ये चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि डर के मारे चुप बैठ जाओ। क्या डरना है? मैं वापस उसी सवाल पर आ रहा हूं। आपने वेरिएंट का जिक्र कर दिया, आपको लगता है कि कुछ वेरिएंट है कांग्रेस के अंदर? हाँ, वेरिएंट का जिक्र आपने। देखिए, ये कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी के प्रैक्टिस की बात है कि बीजेपी प्रत्येक हम आमने सामने की लड़ाई में विश्वास करते हैं। बीजेपी आमने सामने की लड़ाई के साथ साथ छुप के भी लड़ाई करती है। तो बीजेपी का चूंकि चरित्र ऐसा है कि वो छुप के लड़ने, उनका अतीत से आप देखिए ना, अतीत से देखिए, छुप के लड़ने का उनका जो उनके अंदर जो छुप के लड़ने की कला है, उस कला से हमें
सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि हमारे अंदर भी लोग फिक्स किए गए हों। जो पार्टी लेवल पे लॉज बनाए जाते हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन कांग्रेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि सब लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली स्तर पर क्या इसके बारे में जानकारी है कि उत्तराखंड स्तर में कुछ इस तरीके से हो रहा है कि 27 को लेकर अभी से झगड़े फसाद शुरू हो गए हैं कि आगे कौन होगा, जबकि अभी चुनाव काफी दूर है। राठौड़ जी, मुझे एक तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि 2027 को लेके कोई झगड़ा है। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता। ये हो सकता है कि ये हर एक में होता है। क्या बीजेपी में नहीं है क्या कि हर आदमी चाहता है कि मैं आगे आऊँ? चाहता है। तो ये हो सकता है कि हमारे यहाँ भी सब लोग ये चाहते हों कि हम आगे आएँ। अगर गणेश गोदियाल सक्रिय है, तो इसमें छुपाने की बात क्या है कि गणेश गोदियाल भी इस लालसा में है कि मैं भी आगे आऊँ। आगे आने का मतलब ये नहीं होता कि जो आप 2027 में सरकार को लीड करने वाली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद आगे आने का ये है कि हम पार्टी को मजबूत करें। ऐसे दूसरे का भी हो सकता है मकसद। दूसरे का भी मकसद ये कैसे माने हम कि वो 2027 में मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश में है। वो भी पार्टी को, दूसरा भी पार्टी के लिए काम करके, अपने को फेम में लाके पार्टी के लिए काम करके सामूहिक रूप से सत्ता में कांग्रेस आ सके, इसका प्रयास में है। हम क्यों माने कि मैं ठीक कर रहा हूँ, दूसरा गलत कर रहा है? तो लेकिन इसको मीडिया भी या विपक्ष के लोग इसको हाईलाइट करते हैं। तो जो आपने कहा कि केंद्र के नॉलेज में है क्या, हमारे निश्चित रूप में केंद्र के नॉलेज में होगा। हर एक राज्य में हमारा सांगठनिक ढांचा है और उस सांगठनिक ढांचे को ऑब्जर्व करता है हमारा जो प्रभारी होते हैं, वो उसको ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। प्रभारी उसकी रिपोर्ट देते होंगे, हाईकमान को देते होंगे, और हाईकमान में भी एक सिस्टम होगा कि उसको एनालिसिस करने का एक सिस्टम होगा। तो हर एक राज्य के बारे में ऐसा होगा, तो उत्तराखंड के बारे में भी होगा, उसमें कोई वो नहीं है। पर मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ, समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, समय जैसे जैसे बीतेगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस रूप में भी हाईकमान को विश्वास में लेकर और हमारे तमाम नेताओं के साथ एक साथ हम लोग हाईकमान के पास जाकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक पैटर्न तैयार करें और उस पैटर्न में जो निकलेगा उसको हम सब स्वीकार करें। राहुल गांधी का एक तरीके से नया जन्म कह सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव के बाद में एक नया चेहरा उभर कर उनका सामने आया है। उनके एक्शंस रिएक्शंस को देखकर लगता है कि वो युवा चेहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके उत्तराखंड में युवा चेहरों की अगर बात की जाए तो 2-3 चेहरे नजर आते हैं। आप हैं उसमें, आपके कैप्टन करण महारा हैं उसमें, और अगर देखा जाए तो दूर तक कोई युवा चेहरा नजर आता नहीं। तो जो प्रतिस्पर्धा नहीं, की आप क्यों बात नहीं, कर, सब युवा हैं, ऐसा नहीं है, और भी युवा हैं। मैं राजनीति के युवा की बात नहीं कर रहा हूं जो 60 साल बाद भी युवा माने जाते हैं, 65 साल बाद भी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यकीनन राहुल गांधी का जो स्टैंड है, जो उनके बयान आज की डेट में सामने आते हैं, उनका मतलब युवा से युवा ही है। तो उस युवा की परिधि में 2 लोग सामने आते हैं, करण महारा जो आपके कैप्टन हैं, गणेश गोदियाल जो इस समय विधानसभा को लेकर केदारनाथ की खाद छान रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्रतिस्पर्धा इन 2 लोगों के बीच में है या और भी लाइन में है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा हम दोनों के बीच नहीं है। हम दोनों अपने अपने फन को, अपने अपने फन, जो हमारे अंदर जो फनकार है, जो फन है हमारा, जो स्किल है हमारा, उस अपने अपने स्किल के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आपने कहा कि हम दोनों ही नहीं, मैं आपको बता दूं, हमारे संगठन में तमाम काबिल लोग हैं जो हम दोनों से भी और बेहतर हैं। ये अलग बात है कि किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। हमें मौका मिला उसको दिखाने का, अपने फन को दिखाने का, औरों को नहीं मिला। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो कि हम दोनों से भी बेहतर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी मैंने आपको कह दिया कि 2027 आते आते हम सबका 2, 4, 5 जिनको आप श्रेष्ठ, जिनको आप सीनियर लीडर्स में गिनते हैं, हम सब का ये प्रयास होगा कि हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक पैटर्न तैयार करें और उसको फॉलो करें और पार्टी को सत्ता में लाएं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर जब हाईकमान से इस बात की चर्चा करेंगे तो हाईकमान हमारे उस आइडिया को बिल्कुल मानेंगे। पर अभी वक्त से पहले किसी बात का खुलासा करना भी उचित नहीं होता, इसलिए मैं उसका खुलासा नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्या है? सत्ता का रास्ता तो विधानसभा का जो चुनाव है केदारनाथ में,
वहां से जाता है, तो वहां को निश्चित हम देखकर जीतेंगे, सामने है सब कुछ। निश्चित जीतेंगे हम। आज ये दिन बार और ये समय, ये जगह याद रखिएगा आप। और मेरी इसी बात को उम्मीद करूंगा कि जब हम रिजल्ट आएगा तो उस दिन भी कहिएगा, केदारनाथ निश्चित रूप से हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। जिन बातों का आपने किंतु परंतु करके इससे पहले जिक्र किया, मुझे विश्वास है कि हम उन किंतु परंतु पर सहजता से उसका उसका हल हमारे पास है, सहजता से हमारे पास उसका हल है, मेरा ऐसा विश्वास है। थोड़ा सा पहाड़ की बात और कानून व्यवस्था की बात कर लेता हूं मैं आपसे। हाँ हाँ। कानून व्यवस्था को लेकर इस समय उत्तराखंड में काफी हद तक, अगर पक्ष की बात मैं करूं तो आपसी, जैसे मैंने आपके द्वंद्व की बात की कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर भी एक द्वंद्व सा है। कानून व्यवस्था को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और हरिद्वार से सांसद भी हैं, वो अपनी ही सरकार को बार बार कोस रहे हैं। क्या लगता है, कानून व्यवस्था सही में खराब लगती है आपको, विपक्ष होने के नाते? देखिए, विपक्ष को तो आप सेकेंडरी रखिए, प्राइमरी तौर पे मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ। अगर मैं ये भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये मैं भूल भी जाऊँ, और मैं ये इस आधार पर सोचूं कि मैं उत्तराखंड का नागरिक हूं, तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ मामलों में जो काम करने चाहिए थे, सरकार ने वो काम जानबूझ के नहीं किए। विशुद्ध रूप से नागरिक की हैसियत से मैं कह रहा हूं, एक अपने को नागरिक समझते हुए कह रहा हूं। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कानून व्यवस्था की बात तब से शुरू हुई इस प्रदेश में जब से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में आम लोगों को ये लगा कि सरकार ने चीज़ों को छुपाया है, हमें भी लगा। एक नागरिक की हैसियत से मैं बता रहा हूँ, नेता के रूप में तो हम धरना प्रदर्शन वो करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से मुझे लगा कि सरकार ने जानबूझकर चीज़ों को छुपाया है। उस इंसिडेंट के लिए मुख्यमंत्री या सरकार सीधे तौर पर उसको कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता कि तुमने कर दिया, लेकिन सरकार ने उससे भी जघन्य बड़ा अपराध किया, वो ये करके कि सबूतों को मिटाया। पहले दिन अपने को बजरंग बली साबित कराने के लिए कि मैं बजरंग बली हूं, जाके उस रिसोर्ट का वो कमरा तोड़ दिया जहां वो लड़की रहती थी। अब आप बताइए, अगर उसको नुकसान करना होता, उस व्यक्ति को, जो अपराधी है उसको नुकसान करना होता, तो मैंने सुना कि हरिद्वार में तो उसकी पूरी हवेली है, वहां करते। वो कमरा क्यों तोड़ा गया? और सोशल मीडिया में तुरंत सुबह से बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, वहां की विधायक भी बन गई बजरंग बली और मुख्यमंत्री भी बन गए बजरंग बली। और जब हम वहाँ गए पोस्टमार्टम, पिछले साल की मतलब 2 साल पहले की 18 तारीख सितंबर की बात है, पोस्टमार्टम के लिए जब हम वहाँ, हमने सुना कि पोस्टमार्टम हो रहा है, हम भी गए वहाँ। तो हमने जब देखा, वहाँ से नज़दीक में ही उसका वो रिजॉर्ट था, वहाँ रिजॉर्ट तक गए तो हमने देखा वो कमरा तोड़ा हुआ है। और उसके बावजूद कमरा तोड़ा, कमरे तोड़ के बाद उसका जो बेड है उसको स्विमिंग पूल में डाला हुआ है। आप बताइए इसका क्या अर्थ होता है? आप तो जानकार व्यक्ति हैं। फॉरेंसिक जांच में इस तरह जांचें होती है कि पहले हैंडल पे किसके निशान हैं, हाथ के ये उंगलियों के निशान हैंडल पे किसके हैं, फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद बाल कहाँ कहाँ किसके किसके बाल गिरे हैं, या बिस्तर में कोई और चीज़ें हैं जो कि सबूत के रूप में एकत्रित की जा सके, तो वो पूरा तोड़ दिया और बिस्तर को पानी में डाल दिया। तो ये सबूत मिटाने की कार्रवाई नहीं थी तो क्या था? और किया किसने? भाई वो अपराधी कर देता तो ये माना जाता कि अपराधी ने कर दिया। किया किसने? सरकार ने। तो जिस सरकार ने किया, क्या वो सरकार अपराधी नहीं है? एक नागरिक के रूप में मेरा प्रश्न है। इसलिए मुझे लगता है कि उस दिन से ये बात स्थापित हो गई कि कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट इसलिए है कि मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार अपराधियों को सह दे रही है। और यकीन के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, आप याद रखिएगा, इस प्रदेश की जनता का सिर्फ इतना आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार कांग्रेस की सरकार लाएं, और वो तथाकथित वीआईपी ना अगर सलाखों के पीछे हो तो तब बताइएगा। पूरे प्रमाण आज भी मिल सकते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए बाकियों को बलि, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये तो औजार हैं जिन्होंने ये सब किया। जिसके लिए किया जा रहा था वो बाहर है अभी भी। अभी कल बीजेपी के एक महानुभाव का ऑडियो आजकल मार्केट में घूम रहा है, कल ही की बात है। उसमें वो उस व्यक्ति का नाम ले रहा है, वो बड़ा आदमी है जो कह रहा है, वो कह रहा है
कि अरे भाई वो वीआईपी तो फलां है। तो इतना होने के बाद भी सरकार पूछ रही कौन है वीआईपी, कभी कह रहे कमरा था वीआईपी, कभी कह रहे कुछ है, कभी कह रहे अंकिता भंडारी की मां सबूत लाए। ये हमारी सरकार थोड़ी है, ये तो अपराधियों की सरकार है। अगर हमारी सरकार होती तो हमारा पक्ष लेती। हम नाजायज पक्ष नहीं चाहते हैं अपना, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी नाजायज बात को सुनकर किसी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार है तो हमारी जायज बात को सुना जाए और उसके आधार पर इस प्रकार की कार्रवाई हो कि जिस पर हमें विश्वास हो सके कि हाँ सरकार ने कार्रवाई की। उसके बाद कोई निष्पक्ष, कोई अगर निर्दोष निकले तो हमें कोई वो नहीं है कि भाई फला आदमी क्यों निर्दोष निकला, लेकिन भाई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए ना, हमें विश्वास हो क्या हुआ, वो नहीं हो रहा है। वो उसके बाद एक केस थोड़ी है, तमाम केस हैं, तमाम केस हैं कानून। आप ये मानिए जिस दिन राष्ट्रपति आते हों उत्तराखंड, महामहिम राष्ट्रपति के आने के दिन पहले तो पूरे राज्य में, नहीं तो कम से कम उस जिले में और उसके इर्द गिर्द के स्थानों पर, इर्द गिर्द के जिलों में कोई ऐसी बात ना हो, उसके लिए एहतियातन पूरा ध्यान रखा जाता है। अब महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उस दिन एक सोने की दुकान में डकैती, और उसके बाद अगले साल उपराष्ट्रपति जी आ रही है और उस दिन भी डकैती। आप बताओ क्या है कानून व्यवस्था। और दुर्भाग्य है कि जो डीजीपी हैं वो उसके बाद जो है बोल रहे हैं कि विपक्ष के नेता जो है ये करके पुलिस की छवि खराब न करें। अरे पुलिस की छवि क्या खराब हो रही, छवि तो तुम्हारी खराब हो रही बयान देके। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी की सदस्यता ले ली हो अगले आदमी ने। डीजीपी पद का आभास होना चाहिए उन्हें कि वो डीजीपी हैं। मुझे लगता है वक्त से पहले डीजीपी बन गए शायद, ऐसा है। अभी उतने मैच्योर नहीं लगते हैं मुझे कि वो डीजीपी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मेरिट के आधार पर उन्हें बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल बातें नहीं करनी चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं उनसे कि उत्तराखंड के डीजीपी के रूप में हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करें। बाहर के लोग क्या सोचते होंगे कि अरे उत्तराखंड का डीजीपी वो बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। तो ये सब बातें हैं, इसलिए जब डीजीपी पॉलिटिकल बातें करने लगेंगे तो लोगों का कानून और व्यवस्था से भरोसा उठेगा। मेरा आज का आखिरी सवाल है, मूल मुद्दा है मूल निवास को लेकर। क्या मानते हैं आप मूल निवास को लेकर? देखिए ये तो सरकार फजूल के झगड़े बढ़ा रही मैं है। एक चीज और बताना चाहता हूँ। हाँ, मूल निवास की रैली जब गैरसैंण में निकली तो वहां से एक आह्वान किया गया, कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी, किसी को मंच नहीं दिया जाएगा। आप उसमें शामिल हुए, आपको मंच मिला, क्या वजह रही कि आपको उन्होंने मंच दिया? क्या ऐसी आपकी गुफ्तगू हुई? आप नहीं, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि जो उस कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए और हम आपसे ये चाहते हैं कि आप लोगों का आह्वान भी करें। तो मैंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से सभी लोगों का आह्वान किया कि वहाँ आएँ, और मैं स्वयं भी वहाँ गया। बहरहाल वो मुझे फ़ोन करते उससे पहले ही मेरी तैयारी थी कि मैं वहाँ जाने के लिए सबका आह्वान करूँगा और मैं खुद भी जाऊँगा। और वो इसलिए था कि मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ इस प्रदेश का नागरिक भी हूँ, और मुझे उस बात में वो बात मेरे मतलब मुझे उस बात के पक्ष में खड़ा होना चाहिए जिस बात के लिए वहाँ पर ये आयोजन हो रहा है, मैं ये मानता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपकी आई मूल निवास। मैं ये समझता हूँ कि मूल निवास का जो मुद्दा है वो सरकार बेमतलब का अनजाने में, मतलब ये इस सरकार में बैठे हुए लोगों को इतना ये भेजा नहीं है कि ये इसका सीधा साधा हल बता दें, जबकि हम बार बार बता रहे हैं हल। सीधा साधा हल है उसका, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई बात यह है कि अतीत में जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, हमें मूल निवास सर्टिफिकेट मिलता था। मेरे पास खुद है, मतलब 98 के साल का मेरे पास उत्तर प्रदेश के टाइम का मूल निवास है अपना। मेरा है, मेरी मिसेज का है, बच्चे तो उस समय छोटे रहे होंगे, तो हमारा मूल निवास है। अब बात यह है कि जब उत्तराखंड बना तो उसके बाद ये व्यवस्था बंद हो गई। अब जो मांग है वो ये है कि मूल निवास 1950। सबसे पहली बात, सरकार अगर इसको मान लेती है तो किस पर प्रभाव पड़ता है, किस पर दुष्प्रभाव इस बात का पड़ रहा है? मेरे दृष्टि में किसी पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मूल निवास की जो व्याख्या है 1950 वो ये है
इसकी मांग कैसे आई, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, वो मैं आपको पहले उस तय में जाना चाहूँगा। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये तय हुआ कि जिस नागरिक को, जिन 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान, ये हुआ कि जो जिस देश में बसना चाहता है, वो उस देश में जाके बस सकता है। तो स्वाभाविक रूप में हमारे देश में पाकिस्तान से बहुत से लोग आए जो यहाँ बसे, और बसे तो उनके पास इस बात का संकट था कि वो कहाँ के कहलाएंगे, क्योंकि नागरिक होने का जो पहला प्रमाण है वो उसके निवास स्थान से है कि कहाँ रहता है, किस जगह का है, उसका वेरिफिकेशन होता है कि भाई यहाँ का है, इस जगह रहता है, तो वो नागरिक, तब उसको नागरिकता मिलती है। तो उनके पास ये संकट आया कि ये कहाँ के हैं, वो पाकिस्तान का तो पता दे नहीं सकते थे। तो ये हुआ कि भाई ये जहाँ पर आज 1950 को, मतलब गजट नोटिफिकेशन है, महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से जारी होकर गजट में नोटिफाइड हुआ कि आज तिथि को जो जहाँ पर निवास करता है वो वहाँ का मूल निवासी कहलाएगा 1950 में। तो जो मांग है वो यही तो है कि भाई 1950 का मूल निवास दिया जाए। अब इससे दुष्प्रभावित कौन हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है। हरिद्वार का रहने वाला व्यक्ति, हरिद्वार में 1950 से जो रहता हुआ आ रहा है, वो हरिद्वार का मूल निवासी हो गया। उधम सिंह नगर में रहने वाला व्यक्ति उधम सिंह नगर का मूल निवासी हो गया। वो पौड़ी, टेहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, जितने भी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, जितने भी जिले हैं, उन जिलों में निवासरत लोग जो 1950 से रहते हुए आ रहे हैं वो वहाँ के मूल निवासी हो गए। सरकार को क्या दिक्कत है भाई, और किसी को भी क्या दिक्कत है? अब बात आई स्थायी निवास की। स्थायी निवास में सरकारों ने छेड़छाड़ किया है, और वो छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। गलत गलत है, कोई भी करे, गलत गलत है। स्थायी निवास के लिए भारत सरकार का एक अम्ब्रेला लॉ है, कानून है, और ऐसा लॉ है कि उसको राज्य की सरकारें अपने अनुसार भी उसको लागू कर सकती हैं। उस बात का फायदा उत्तराखंड में सरकारों ने उसको छेड़छाड़ करके गलत किया, मैं ऐसा मानता हूँ। चाहे जो भी मेरी जानकारी में नहीं कि किस सरकार ने किया, लेकिन जिस भी सरकार ने किया उसको छेड़कर गलत किया। वो अम्ब्रेला लॉ ये है कि माना हमारे लोग, बहुत से लोग दिल्ली में जाके रह रहे हैं, दिल्ली में जो लड़का 20 साल से पढ़ रहा है वो दिल्ली की सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में नौकरी पाने के लिए एलिजिबल है। इसलिए है कि वो वहाँ पर स्थायी निवास की अनिवार्यता को पूरा करता है, वो शर्त को पूरा करता है। वो लॉ उत्तराखंड में भी है, हम उसमें शिथिलता दे दी हमने, हम उसको और हार्ड नहीं कर सकते। वो चूंकि एक लिमिट बांधी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस अम्ब्रेला लॉ के अंतर्गत कि आपका जो डोमिसाइल का जो प्रमाण पत्र होगा वो इन व्यक्तियों को मिल सकता है। अगर यहाँ की सरकारें उसमें छेड़छाड़ नहीं करती तो कोई बात नहीं थी। जो व्यक्ति वास्तव में 20 साल से यहाँ रह रहा है वो और लोगों के समान जो सुविधाएं औरों को मिल रही हैं उसको भी मिलनी चाहिए। गलत ये हुआ, अभी इसी समय में आपको बता दूं, नीट में बच्चों का आरोप है कि बाहर के प्रदेश के बच्चों ने डोमिसाइल बना के और हमारा हक ले लिया, और वो इस आधार पर हुआ कि सरकारों ने उसमें शिथिलता देते गए। डोमिसाइल में 20 साल है तो 15 कर लो, 15 है तो 10 कर लो, 10 है तो 5 कर लो, चलो 2 ही में मान लो कि तुम भी हो गए, तो हिस्सा बांटा गया हमारा। तो उनकी मांग जायज़ है, जो आज मांग उठा रहे हैं जायज़, मैं इसलिए उसका समर्थन करता हूँ। और मैं गया वहाँ, मैं इस मांग को मैं भी उठा सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि मैं नहीं चाहता कि अच्छी बातों में डिवाइडेशन पैदा हो। एक व्यक्ति अच्छा कर रहा है उसके साथ हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? हम साथ हो गए, हमें कोई फ़र्क नहीं। हमारा मकसद अच्छा परिणाम चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि मैं ही करूं तभी अच्छा हो, दूसरा भी अच्छा कर सकता है। अगर दूसरा भी अच्छा कर रहा है तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत समय दिया हमें। धन्यवाद धन्यवाद। गणेश गोत्याल पहचान तो रखते हैं हर सवाल का तीखा जवाब देने के लिए। आज पहली बार उन्होंने सॉफ्ट होकर भी कुछ सवालों के जवाब दिए, और अक्सर नेता बहुत सारे सवालों को ओवरलैप कर जाते हैं, पर गणेश गोत्याल हर सवाल का जवाब देते हैं, किसी को ओवरलैप नहीं करते, और यही शायद खासियत भी हो सकती है। 2027 से पहले केदारनाथ उपचुनाव है, उसी को लेकर हमारा कहना है कि एक द्वंद्व चल रहा है,
और गणेश गोंदियाल का कहना है कि सब कुछ ठीक है, ये भी चुनाव जीतेंगे और 2027 में भी कांग्रेस की सरकार होगी और 27 में सरकार आने के बाद बहुत से ऐसे काम होंगे जो होने चाहिए थे, अभी तक हुए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।